हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतेश स्टडी ब्लॉग में। तो आप सभी का स्वागत है जीतेश स्टडी ब्लॉग में। तो आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं दोस्तों बजट के बारे में जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या फैक्ट्स है जो आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं उस सब के डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यह बजट 2022 से 23 संसद में किसने पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संसद में कितनी बार बैलेट प्लेस जो बजट को पेश किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है 2 बार जो बैलेट बजट का पेश किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है 2022 से 2023 जो है ये 2022 के बजट के लिए पेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय बजट 2022 से 2023 से संसद में कब पेश किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों 1 फरवरी को जो है 2022 और 2023 जो है ये बजट पेश किया गया है, वो भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों इसमें से किसी में भी बजट पेश का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण ये जो है इसमें यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 112 में इस संविधान विवरण का जिक्र किया गया है। और जान लेते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जान लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो 2022 से 23 बजट की संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। यहाँ पे डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। दूसरा है कि दोस्तों इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया इसको कहा है। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट विकास दर के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा है। बजट 2022 से 23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट आयकर यानी कि इनकम टैक्स के बारे में भी इन्होंने कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत इसमें नहीं शामिल की गई है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों को कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा की कंपनियों से हथियार खरीदी जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा है पीएम आवास योजना से रिलेटेड है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर
किया जाएगा। नेक्स्ट है कारपोरेट टैक्स में कमी। कारपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने भी कुछ किया है। PME यानी कि ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्य को कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती जरूरतों को पूरा किया जा सके। इन्होंने इसमें जिक्र किया है। नेक्स्ट है LTCG टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने को कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसका NPS। राज्य कर्मचारियों के लिए NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। नेक्स्ट है 60,000 नई नौकरियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि PLI यानी कि स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। दूसरा इन्होंने कहा है बजट के दौरान विकास के 4 पिलर। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। इनमें से हैं फर्स्ट साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना है और 25 साल के ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार इन्होंने किया है। इम्पोर्ट इसमें शामिल किया गया इम्पोर्ट ड्यूटी। कैपिटल गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और इन्होंने दूसरा कहा है 2022 से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार 2022 से 23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP गेहूं और धान को खरीदने के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेंगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022 से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा इन्होंने की है। दूसरा इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ इसमें शामिल किया है। 5G के बारे में आइए दोस्तों जानते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी, यानी कि 2022 में नीलामी करेगी और 2023 में इसको शुरू की जाएगी। और साथ ही ये भी ऐलान किया है कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा, यानी कि इन्होंने भी इसमें शर्त किया है कि 2025 तक सारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएंगे। और पूर्वोत्तर के विकास इनमें शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजकीय कोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। तरासे और पॉलिसी हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना PM विकास पहल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। दूसरा इन्होंने कहा है पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना PM विकास पहल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों यानी कि MSMI की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।
आई होप कि ये जितने सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप पॉज करके वीडियो को आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी हमारी देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली महिला इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बजट में क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजना पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बी, सरकार की कमाई और खर्च का इसमें ब्यौरा होता है। सी, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्मला सीतारमण जो बनी है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है 3 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया जो है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी और सी इंदिरा गांधी, यानी ये तीनों जो प्रधानमंत्री है इन्हीं प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए ये बजट पेश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आर.के. शनमुखम रेड्डी ने चेट्टी ने ये मतलब कि बजट पेश किया स्वतंत्र भारत का पहला। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुख सेठी ने कब पेश किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट को पहली बार पेश किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, बजट शब्द का अर्थ कहाँ से लिया गया, यानी क्या होता है इसका अर्थ? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो ये जो मतलब वित्त मंत्री जो होते हैं अभी निर्मला सीतारमण है, तो ये एक चमड़े की बैग में इसको ले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमड़े का थैला जो होता है ये संसद भवन में ले जाया जाता है और पेश किया जाता है वहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच शब्द से इसको मतलब कि भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स विल्सन, ये भारत मतलब कि वित्त का जनक इनको माना जाता है बजट का। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला बजट पेश किसके द्वारा मतलब कि किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि जेम्स विल्सन के द्वारा ये पहली बार बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला बजट कब पेश हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 फरवरी 1860 को पहली बार हमारे भारत में बजट पेश किया गया था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पूरी तरह से मतलब कि डाउट क्लियर हो गए होंगे बजट के बारे में, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा मतलब कि प्रस्तावित किया गया था संसद में। तो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट जाइएगा। ग्रुप डी को हो या फिर एनटीपीसी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पूरी तरह से नॉलेजफुल लगा होगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।